Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. Let's start with today's lecture. In this particular video, we are going to cover SA 299 in a very super quick way. SA 299 talks about ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट. जॉइंट ऑडिट का मतलब है जब आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कोई एक इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर एक ऑडिट फर्म ना करके एक से ज़्यादा ऑडिटर्स या फिर आपकी जो फर्म्स हैं वो ऑडिट करते हैं, उस टाइप की ऑडिट को कहते हैं जॉइंट ऑडिट. आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है कि जहां पे आपकी एंटिटी के एक से ज़्यादा ऑडिटर होते हैं, उस केस में जहां पे आपकी एंटिटी की ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा होता है, मतलब आपकी कंपनी की ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा होता है और उसके कंपोनेंट की ऑडिट कोई और ऑडिटर्स कर रहे होते हैं, उस केस में ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता. उस केस में आपका एसए नंबर 600 एप्लीकेबल होता है. एसए नंबर 299 आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को सेट करता है. एसए नंबर 299 कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी तुम ऑडिटर हो, तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम एक यूनिफॉर्म अप्रोच डेवलप करोगे ऑडिट को करने का. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑडिटर नॉर्थ में ऑडिट कर रहा है, एक ऑडिटर साउथ में ऑडिट कर रहा है. दूसरी चीज, तुम अपने काम को बांट लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से एरिया की ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम सबकी है. मतलब तुम अपने कॉमन वर्क एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करोगे. तीसरी चीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया एंड द कवरेज ऑफ ऑडिट की किस किस एरिया में तुम्हें ऑडिट करनी है और तुम्हारे ऑडिट के स्कोप में कौन सी चीज़ें आएंगी. ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है एज पर एसए नंबर 299. उसके साथ साथ तुम्हें प्रिंसिपल ले डाउन करने हैं फॉर द जॉइंट ऑडिट. तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके ऑडिटर को सेट करने पड़ते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 299. यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका मेन स्टैंडर्ड शुरू होता है. एसए नंबर 299 आपके ऑडिटर्स को बताता है कि जब वो प्लानिंग करेंगे इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, तो वो प्लानिंग कैसे करेंगे. जब वो प्लानिंग करने के बाद एक्चुअल में ऑडिट की एग्जीक्यूशन करना शुरू करेंगे और एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब वो रिस्क असेसमेंट करेंगे, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, उस टाइम पे वो कैसे अपने रैप को लगाएंगे और रैप को बेस बनाकर जब उनको अपने एनटीई ऑफ फैप डिसाइड करनी पड़ती है, तो वो अपने एनटीई ऑफ फैप को कैसे डिसाइड करेंगे और अल्टीमेटली एलोकेशन ऑफ वर्क कैसे होगी और डॉक्यूमेंटेशन क्यों करनी चाहिए. ये सारी की सारी चीज़ें आपका एसए नंबर 299 आपके ऑडिटर्स को बताता है. तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले एक चीज को अपने दिमाग में बिठाओ, प्लानिंग और स्ट्रेटजी सारे के सारे ऑडिटर मिलके करेंगे, राइट. जो भी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बाद उनके काम की एलोकेशन होगी, उस काम की एलोकेशन के बेसिस पे वो अपने अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे. रिपोर्टिंग भी वो एक कॉमन रिपोर्ट ही देंगे अनलेस अगर उनकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग है. यही सारी बातें हमें इस पूरे स्टैंडर्ड में कवर करनी है. सबसे पहले एसए 299 टॉक्स अबाउट ऑडिट प्लानिंग. ये कहता है कि अपने ऑडिट को शुरू करने से पहले, ऑडिट का प्लान बनाने से पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. जो हमें भी पता है कि प्लान बनाने से पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. उसके बाद जॉइंट ऑडिटर्स मिलके एक जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे, एक जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे और उसके अंदर वो इंक्लूड करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ जॉइंट ऑडिट. मतलब कि किस किस एंटिटी के किस किस एरिया की ऑडिट सारे के सारे ऑडिटर्स मिलके करेंगे और एंटिटी के किस किस एरिया की ऑडिट इंडिविजुअल ऑडिटर्स करेगा. उसके साथ साथ उनकी नेचर ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, ये भी आपके ऑडिट प्लान में इंक्लूडेड होगा. और वो कंसीडर करेंगे कि जो उन्होंने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब हुआ कि जब उन्होंने क्लाइंट के साथ मीटिंग करी थी, जब उसने एंटिटी को अंडरस्टैंड किया था, उस टाइम पे जो भी उन्होंने एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी ताकि वो क्लाइंट को समझ सके उनके जो भी रिजल्ट थे क्या वो अभी भी रेलिवेंट है या नहीं है. उसके साथ साथ उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको किस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, उनकी एलोकेशन कैसी होगी, किस टाइम पे उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, ये सारी चीज़ें वो प्लानिंग के टाइम पे कंसीडर करेंगे. ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल प्लानिंग में भी देखते हैं. उसके बाद जब वो एक बार प्लान बना लेंगे और ऑडिट की एग्जीक्यूशन करना शुरू करेंगे, उस टाइम पे वो क्या परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले एसए 315 के हिसाब से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो एसए नंबर 29 कहता है कि हर एक ऑडिटर अपने एरिया का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके रिस्क की असेसमेंट करेगा और अगर उसको कुछ ऐसे रिस्क मिलते हैं जो कॉमनली सभी ऑडिटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन वो अपने बाकी ऑडिटर्स को भी बताएगा और उसके बेसिस पे
आपके ऑडिटर अपने NTE फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डेवलप करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि आपके ऑडिटर जब भी उनके पास जॉइंट ऑडिट आती है, जब भी आपका ऑडिटर जॉइंट ऑडिट करता है, उस केस में उनको अपने काम को बांटना पड़ता है अमंग देम, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड बताता है कि किस चीज़ को बेस बनाकर आपके जॉइंट ऑडिटर्स आपस में काम को एलोकेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि काम को एलोकेट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन, और वो किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को या वर्क एरिया को बेस बनाकर अपने काम को बांट सकते हैं। मतलब वो ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो एक ऑडिटर है वो हमारी बिजनेस यूनिट ए की ऑडिट करेगा, मिस्टर बी बिजनेस यूनिट बी की ऑडिट करेगा, एंड सो ऑन, राइट। अगर उनको लगता है कि काम को नहीं बांटा जा सकता, इफ दे थिंक एलोकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, तो वो एसेट और लाइबिलिटीज को भी बेस बनाकर अपनी एलोकेशन ऑफ वर्क को कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पे काम को बांटा ही नहीं जा सकता, मतलब इफ द एलोकेशन ऑफ द वर्क इज नॉट पॉसिबल, तो उस एरिया की ऑडिट सारे के सारे ऑडिटर्स जॉइंटली करेंगे। और एक बार जब वो ऑडिट कर लेंगे, एक बार जब वो एलोकेशन कर लेंगे, उसकी एलोकेशन की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसके ऊपर सारे के सारे ऑडिटर्स मिलकर साइन करेंगे और उसकी कम्युनिकेशन TCWG को हो जाएगी। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं एलोकेशन ऑफ वर्क वाले कंसेप्ट में। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? ताकि जो भी काम आपके जॉइंट ऑडिटर्स करते हैं मिलके या फिर वो इंडिविजुअली करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सके, एक अकाउंटेबिलिटी असाइन की जा सके। दूसरी, इट विल हेल्प टू अवॉइड द डिस्प्यूट अमंग योर ऑडिटर्स एंड योर मैनेजमेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी अपने काम की। मूविंग फॉरवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। इसका क्या मतलब है? देखो कि कौन से काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑडिटर की होगी, ऐसा कौन बताएगा? तो स्टैंडर्ड कहता है कुछ ऐसे काम होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे ऑडिटर्स की होगी। कौन कौन से काम मैम? नंबर 1, इन रिलेशन टू दोज वर्क जो बांटे नहीं जा सकते। मैंने ऊपर ही बताया कि कुछ ऐसे काम होंगे जिनका एलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा, उन काम को आपके सारे के सारे ऑडिटर्स मिलके करेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके जॉइंट ऑडिटर्स की होगी। दूसरी, डिसीजन जो आपके जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलके लिए हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजी को लेकर, तो वो सारे के सारे काम उस प्लानिंग के रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तीसरा, किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर को किसी एक मैटर के बारे में पता था और उसने उस मैटर को सारे के सारे ऑडिटर्स को बता दिया और सारे ऑडिटर्स ने उस मैटर के ऊपर अग्रीमेंट भी दी है, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके जॉइंट ऑडिटर्स की होगी। उसके बाद कहता है जब आपके ऑडिटर्स को इस चीज़ की एग्जामिनेशन करनी पड़ती है कि क्या आपकी एंटिटी ने कंप्लाइंस किया है स्टैच्यू का या नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जॉइंट ऑडिटर्स की होगी। क्या आपकी एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम जो भी डिस्क्लोजर्स देती है वो डिस्क्लोजर्स एज पर एप्लीकेबल FRF है या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके जॉइंट ऑडिटर्स की होगी। तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके रिलेशन में आपके सारे के सारे ऑडिटर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऑडिटर की उन एरियाज को लेकर होगी जहां पे उनके काम की एलोकेशन हुई है, मतलब जो काम उनको मिला है उन काम के लिए वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, तो जॉइंट ऑडिट के केस में अगला मैटर आता है कि रिपोर्ट कैसे बनेगी। क्या उन्हें एक कॉमन रिपोर्ट देनी है या हर एक ऑडिटर अपनी अपनी रिपोर्ट देगा? तो स्टैंडर्ड कहता है कि जनरल रूल तो ये है, देखो कि सबको एक कॉमन रिपोर्ट देनी है, लेकिन अगर कोई ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैं एक डिफरेंट ऑडिट ओपिनियन देना चाहता हूं, तो वो बाउंड नहीं है कि वो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देगा, तो वो एक डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट भी दे सकता है, वो एक डिफरेंट ऑडिट ओपिनियन भी दे सकता है थ्रू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन उस केस में SA नंबर 29 उसके ऊपर एक सेपरेट रिक्वायरमेंट लगाता है कि जो भी आपके जॉइंट ऑडिटर्स मिलके एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, उस कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक रेफरेंस दी जाएगी कि इस कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी एक रिपोर्ट है, और उस इंडिविजुअल ऑडिटर की रिपोर्ट में भी एक ऐसी ही रेफरेंस होगी कि एक और कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है। उसके साथ साथ कहता है कि इस टाइप की रेफरेंस को कहां पे डाला जाता है? OM पैरा में डाला जाता है, राइट। तो यहां से आपका इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके जब भी रिपोर्टिंग होती है इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, वहां पे एक कॉमन रिपोर्ट इशू होती है या इंडिविजुअल ऑडिटर अपनी अपनी रिपोर्ट को इशू करता है। मूविंग फॉरवर्ड अगला पॉइंट आता है कि मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी दो जॉइंट ऑडिटर थे, तो क्या मिस्टर ए मान लो कि बहुत साल से ऑडिट कर रहा है और मिस्टर बी अभी नया नया उसने अपना काम शुरू किया है, तो क्या मिस्टर ए को मिस्टर बी के किए हुए काम को रिव्यू करना
पड़ेगा या रिव्यू नहीं करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है ईच ऑडिटर इज इंटाइटल्ड टू अज्यूम, मतलब यहाँ से स्टैंडर्ड ने पावर दे दी है कि हर एक ऑडिटर इस चीज़ को अज्यूम कर सकता है कि जो मेरा दूसरा ऑडिटर है उसने अपने काम को एथिकल स्टैंडर्ड्स और आईसीआई के इशू किए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है और उसको नेसेसरीली अपने और दूसरे ऑडिटर के काम को रिव्यू करने की कोई भी नीड नहीं है। वो ये एज्यूम कर सकता है कि अदर ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी इंफॉर्मेशन मिली होगी उसने अपने अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दी होगी अगर उसने कोई भी डिपार्चर किया है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को कम्युनिकेशन करनी पड़ती है टीसीडब्ल्यूजी को जब भी आपके ऑडिटर एक मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देना चाहते हैं, तो उस केस में आपके ऑडिटर को अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ता है कि कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वो एक मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देना चाहते हैं, या फिर अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि उनको एज पर ऐसे नंबर 706 एक ओएम पैरा या ईओएम पैरा डालने हैं अपनी रिपोर्ट में, उस केस में भी आपके ऑडिटर को इस मैटर को अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ता है। सो दिस वाज योर एसे नंबर 299। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड दिस स्टैंडर्ड एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस क्लास, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर it, do comment on it and do subscribe to this channel. Thank you so much for coming to the channel and have a nice day or night as the case may be. Bye.